सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हियर आई एम विद दिस चैप्टर जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न था। एक्चुअली पहले ये चैप्टर वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि जेट स्ट्रीम, ITCZ एंड मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। बट अभी ये सारा आपके करंट सिलेबस से रिमूव हो चुका है. So now here are very limited points. So let's move with the chapter. So whenever we talk about this one chapter, climate, तो यहाँ पर जब हम क्लाइमेट चैप्टर की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ही व्यू आता है ना कि कहीं पर भाई धूप है, कहीं पर बादल लगे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं प्लीजेंट वेदर है. सो ऑल सच टाइप ऑफ इमेजेस क्लिक इन आवर माइंड, राइट? कुछ ऐसा ही होता है ना. तो इस चैप्टर में हम कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द बेसिक रीजंस एंड व्हाट इज एक्चुअली द क्लाइमेट एंड वेदर. सो लेट्स मूव. और टॉपिक जो हमारा कवर करने वाला है, दीज पॉइंट्स वी विल कवर. एक्चुअली वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन बोथ, एंड आइडेंटिफिकेशन अबाउट द अर्थ जोन, जो कि आपके रिलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. अबाउट द रीजनल वेरिएशन एंड एग्जामिन इज अबाउट द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे. मेनली हम इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोग का डाउट इसी पॉइंट को लेकर के है ना. सो एक्सप्लेन द प्रेशर एंड विंड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द मैप, यानी मैप वर्क भी आपके इसमें आते हैं, तो वो मैप वर्क भी आपको प्रॉपरली रेडी रखना है. सो मूविंग फर्दर, अब अगर हम क्लाइमेट और वेदर, सबसे पहले व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है. एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी लर्न टू यू बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. ये आपके 3 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. नाउ सी, व्हेन वी टॉक द क्लाइमेट, कई बार इसको हम एज अ सिनोनियम समझ लेते हैं, है ना, यानी बच्चे. तो उसमें है क्या बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट लाइक दिस एंड वेदर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, या आप कह सकते हैं इनर सर्कल ऑफ क्लाइमेट, राइट? So when we talk climate, here is climate refer to sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time, more than 30 years. यानी सडन क्लाइमेट चेंज नहीं होता, ये कई सारे रीजंस के, जैसे हम अभी काउंट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, कई सारी चीज़ों के एज अ रिजल्ट के बाद एज अ रिजल्ट क्लाइमेट में धीरे धीरे चेंजेस आते दिख रहे हैं. ठीक है. सो देन आफ्टर मैनी मोर ईयर्स, 30 ईयर्स के ऊपर जाके हमें कहीं कोई चेंज दिखेगा, तब हम बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज. बट वेदर इज अ चेंजिंग फिनोमिना, डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंजिंग फिनोमिना होता है वेदर. सो व्हाट इज वेदर? वेदर refer to the state of the atmosphere over an area at any point of time that elements are similar. अब इनके एलिमेंट सेम ही होते हैं. एलिमेंट मतलब क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, यानी इसमें जो चेंज लाने वाले फैक्टर हैं वो सेम ही हैं, बट दोनों को हम कुछ कंडीशन के बेसिस पे काउंट कर रहे हैं. तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स आपको डिफरेंस के फॉर्म में लर्न करने हैं. सो नेक्स्ट इज हीट जोन. अब ये आपके टॉपिक का कोई पार्ट नहीं है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है. क्यों हमको ये चेंजेस दिखाई देते हैं? बिकॉज यू लर्न आवर अर्थ इज एज, जब आप ग्लोब को देखते हो ना, तो ग्लोब कुछ ऐसा होता है. ठीक है. पोल्स हमारे नैरो होते हैं और जो सेंटर पार्ट है ये बल्जेस रहता है, बीच से बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है. अब द सेंटर पार्ट रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. अब जो सन है हमारा, इससे जो सनरेज मिल रही हैं अर्थ को, तो मैक्सिमम सेंटर पार्ट में डायरेक्ट मिल रही हैं. द सेंटर पार्ट रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, वेयर एज द पोल एरियाज रिसीव लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. क्यों? क्योंकि देखो जो रेज हैं, सनरेज हैं, वो स्लैंटिंग हो गई हैं, तिरछी होकर के उनकी डिस्टेंस बढ़ गई, तो ऑफकोर्स सनलाइट भी कम पहुंच रही है और सन हीट, सोलर एनर्जी उसके पास कम पहुंचेगी, राइट? तो इस बेसिस पे हम अर्थ को एज एन 3 डिफरेंट जोन में डिवाइड करते हैं. द सेंटर पार्ट वी काउंट एज द टॉरिड जोन, क्लास 6 में आप पढ़ के आए हो. तो 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री से 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो ये बीच की बेल्ट है टॉरिड जोन. हम इसे इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं. ये एज अ हॉट क्लाइमेट कंडीशन के फॉर्म में ही कंसीडर होता है. एक्चुअली हम काउंट करें ना, तो एक्चुअली 0 to 10 डिग्री नॉर्थ और 0 to 10 डिग्री साउथ, ये एक्चुअल हॉट जोन होता है. बट बहुत सारे बेल्ट नहीं बना सकते ना, तो उसको 23.5 तक एक्सीड कर देते हैं. उसके बाद
सेकेंड लेयर आपकी आती है इज़ एट द टेम्परेट जोन, जहाँ पर कि ठंड रहती है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, एंड सिमिलरली नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, और उसके बाद आता है फ्रिज्ड जोन, यानी जहाँ तक सोलर हीट पहुँच ही नहीं रही है वहाँ पर एक्सट्रीम ठंड होती है। तो ये सिंपल आपको याद रखना है, ये कई जगह ये कॉन्सेप्ट और ये इमेज आपको रिकॉल करनी होगी। नाउ इस अबाउट, अगर हम फ्लैट मैप की बात करते हैं, क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड को हम मैप में देखेंगे तो वो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। जनरली हम मैप, जो आपकी बुक है जगह जगह मैप यूज़ कर रही होती है, ठीक है, तो मैप में आप देखोगे तो आपको कंट्रीज़ का डिवीज़न दिखाई देगा। अब अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया समहाउ लाइज हियर, ये आपका कंट्री इंडिया है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया को यहाँ पर देख रहे हैं तो इंडिया आपने देखा है कि बेसिकली कौन से जोन में आ रहा है, ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। इसका जो नर्दर्न पार्ट है ये टेम्परेट जोन में आता है, और हाफ ऑफ द इंडिया इन द टेम्परेट जोन एंड हाफ ऑफ द इंडिया इज इन द इक्वेटोरियल जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। तो इसलिए हमारी कंट्री में ना अलग अलग तरह की क्लाइमेट ईजीली देखने को मिल जाती है। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट, अब इसके पहले ही एक टर्म यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गई, इज अबाउट द मॉनसून। तो व्हाट इज मॉनसून? मॉनसून का मतलब क्या है? व्हाट द लिटरल मीनिंग ऑफ मॉनसून इज रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। तो विंड की डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है, बेसिकली जस्ट एन एग्जांपल, सपोज हमने ये ड्रॉ किया सदर्न इंडिया, तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, अब हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं, ये रफली मैं मैप को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंडिया का सदर्न पार्ट कवर्ड विद द 3 वाटर बॉडीज, नीचे इंडियन ओशियन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, तीनों तरफ वाटर बॉडीज से कवर है। इसी की वजह से विंड की डायरेक्शन को चेंज मिल जाता है। विंड की डायरेक्शन को चेंज मिलने का रीज़न चेंज एटमॉस्फेरिक चेंज एयर प्रेशर सर्कुलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि एयर प्रेशर चेंज होता है एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। तो लैंड के ऊपर और वाटर बॉडीज के ऊपर जो एयर प्रेशर होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता है, ठीक है। इसकी वजह से ये आगे मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, अभी बस इन शॉर्ट आपको ये समझना है। तो एक बारी विंड सी टू लैंड इस तरफ को चल रही होती हैं, और दूसरे टाइम पे जो विंड है वो लैंड टू सी इस तरफ को चल रही हैं। सो इन दिस वे कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग 2 टाइप ऑफ विंड डायरेक्शन, वंस साउथ टू नॉर्थ, अगेन नॉर्थ टू साउथ। तो 2 बार 2 तरह का मानसून हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। विंटर मानसून जब लैंड टू सी है विंड की डायरेक्शन, और समर मानसून जब सी टू लैंड है, ठीक है। इसी वजह से रेन हमेशा हम देखते हैं कब होती है, समर सीजन के बाद में, उसको हम रेनी सीजन बोल देते हैं, क्योंकि सी के ऊपर से जो विंड क्रॉस होते हुए आ रही हैं, दे कैप्चर द मॉइस्चर ओवर द सी और द ओशियंस। अब जो लैंड के ऊपर से विंड आ रही है वो पानी कहाँ से लेगी? जब ड्राई लैंड के ऊपर से आ रही है तो उसको पानी तो मिलेगा ही नहीं ना, तो इसलिए वो सूखी हवाएं होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, तो बारिश करने के लिए कैपेबल नहीं होती हैं। बट जो समर मानसून होता है, यानी समर में जो विंड की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, सी टू लैंड, तो ये विंड सी के ऊपर से क्रॉस होते हुए आती हैं। सो दे कैप्चर द मॉइस्चर and strike with the mountains and cause rain. So maximum rain in India is causing during the rainy season, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है what type of climate India is, so India is having a monsoon type of climate। क्यों? क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं 2 बार विंड डायरेक्शन चेंज हो रही है, 2 तरह की कंडीशन के अंदर इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है। सो ये आपको यहाँ पर दिखाया कौन सी, विंटर मानसून, समर मानसून। सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया इज हैविंग मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। पूरी हॉट भी नहीं बता सकते हम, कोल्ड भी नहीं बता सकते हैं, मिला जुला एक्सपीरियंस हमको मिलता है ना। तो दिस इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें कि विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। Now is about the regional variation in climatic condition within the country। अब एक ही कंट्री में, वैसे अगर हमसे ओवरऑल पूछा जा रहा है तो हमने सिंपल टर्म यूज़ किया, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया इज हैविंग, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बट अब मानसून का मतलब ये नहीं है कि आप वो बारिश वाला मानसून मत समझिए। मानसून की लिटरल मीनिंग क्या है? रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, यानी विंड की डायरेक्शन साल में 2 बार पूरी बदल जाती है, जो कि पीछे भी मैंने डिस्कस किया कि विंटर में लैंड टू सी रहती है और समर में सी टू लैंड हो जाती है। इसको हम मानसून बोल रहे हैं, और यही पैटर्न फॉलो होता है बार बार। सो दैट्स वाई
इंडिया इज हैविंग मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन से हमारा क्या मतलब है कि वन रीजन टू अनदर रीजन द क्लाइमेट इज वेरी चेंज, वेरी डिफरेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अपनी कंट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्थ में अलग क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी, साउथ में अलग मिलेगी, वेस्ट में अलग मिलेगी, ईस्ट में अलग मिलेगी। इसके अलावा भी फिर स्टेट टू स्टेट वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। और ये जो बेसिक रीजनल वेरिएशन है जनरली हम काउंट करते हैं इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हमारे सिंपल 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, अनदर इज अ टेम्परेचर। ये आपकी बुक में सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है। नाउ टेम्परेचर कैसे डिफरेंट आता है, दैट इन द समर द मर्क्यूरी ऑकेजनली टचेस टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट वेयर इट मे बी अराउंड द 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। है ना, एक ही टाइम पे देखो कितना वेरिएशन है। समर में हम कह रहे हैं कि भाई जो टेम्परेचर है वो राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइक करता है। एट द सेम टाइम जम्मू एंड कश्मीर में वो टेम्परेचर 20 डिग्री में होता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ऑन एन विंटर नाइट, ये हमने समर की बात की। सेकेंड इज एज विंटर नाइट, विंटर में टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो -45 डिग्री। यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, एज द -45 डिग्री। 0 डिग्री अपने आप में फ्रोजन हो जाता है और यहाँ तो -45 डिग्री तक है। और ठीक उसी समय पे साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में -45 डिग्री तक पहुँच गया जनवरी में, जबकि उसी समय पे साउथ में 22 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा होता है, जो कि एक प्लीजेंट वेदर कंडीशन क्रिएट करता है। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी अ बिग डिफरेंस, यानी नॉर्दर्न टिप में कुछ और ही टेम्परेचर है, साउदर्न में जस्ट अपोजिट कंडीशन है। इसको हम बोल रहे हैं रीजनल वेरिएशन। ओके, इन जनरल द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस लेस कंट्रास्ट इन द टेम्परेचर conditions, that is seasonal contrast are more in the interior of the country। अब जो ये हमारे कोस्टल रीजन होते हैं, आप इस मैप को देखोगे तो ये कोस्टल रीजन मतलब समुद्री किनारे, ये हमारे हैं कोस्टल रीजन। तो जो समुद्री किनारे हैं यहाँ पर कंपैरेटिवली टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस नहीं आता है, मॉडरेट क्लाइमेट होती है। यानी हम काउंट करेंगे कि 20 से 22 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर कंडीशन है वो बनी हुई है। अब 20 to 22 डिग्री में एक रफली एस्टिमेट काउंट कर रही हूँ के बीच में टेम्परेचर है। बस जाड़ों में थोड़ा सा फ़ैन ऑफ हो जाएंगे हल्के और 1-2 महीने के लिए, और समर में फुल स्पीड में आ जाएंगे तो रिलैक्स हो जाता है। जबकि हमारे वहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, आपने देखा कि समर में इतनी एक्सट्रीम गर्मी थी कि भाई AC भी फेल हो जाते हैं, है ना, इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। और विंटर में इतनी ठंड है आजकल कि भाई हम पूरे ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी ठंड से बॉडी शिवर कर रही होती है। तो ये एक्सपीरियंस इंडिया के इंटीरियर पार्ट, ये जो इंटीरियर पार्ट मतलब यहाँ वाला पार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ड्राई विंड होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ड्राई विंड। डिस्टेंस फ्रॉम द सी जितनी बढ़ जाएगी उतना ही ज़्यादा कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम काउंट करते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज एज द कॉन्टिनेंटलिटी व्हेन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से मतलब समर में तो एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हो जाएगी और विंटर में एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ जाएगी। पहला एग्जाम्पल टेम्परेचर के केस में। सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन यानी नॉट ओनली रेन। प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जब वाटर फॉर्म में नीचे आ रहा है तो हमने उसको रेन बोला, स्नोफ्लेक्स बन के आ रही हैं तो हम उसको स्नोफॉल बोल रहे हैं, है ना। तो ओले हैं, बर्फ़ है, बारिश है, ये अलग अलग फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का डायरेक्ट मतलब रेन नहीं होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन। अब ये प्रेसिपिटेशन भी ऑल ओवर द कंट्री सेम नहीं होता है। कहीं कहीं पर आपने देखा है एज एन एग्जाम्पल कि बहुत बारिश होती है और कहीं कहीं पर बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है और कहीं कहीं पर ऑन एन एवरेज बारिश हो जाती है। सो प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल इन द अपर पार्ट। हिमालयाज में हम जैसे देख रहे हैं कि आजकल भी स्नोफॉल हो रहा होता है। एट द सेम टाइम कुछ पार्ट्स में बारिश हो जाती है। The annual precipitation varies from over the 400 centimeter in Meghalaya to less than the 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan, यानी आसाम यहाँ पर है। तो आसाम में आप देखोगे कि कितनी बारिश हो रही है,
400, ये एवरेज है। अगर सिर्फ रेनी सीजन की काउंट करोगे तब तो 1000 आ जाती है वो, लेकिन एवरेज जब भी हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं बेटा तो हमेशा एवरेज लिया जाता है पूरे साल भर में। तो रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है, बट ओवरऑल हम काउंट करते हैं तो 400 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज यहाँ पर बारिश आ रही है। अब ठीक इसी समय पर राजस्थान में कितनी बारिश हो रही है? 10 to 20 सेंटीमीटर के पास में होती है बारिश, इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। सेंटर पार्ट में कम कम हो जाती है ना। देखो कितना डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट में, कहाँ 400 सेंटीमीटर और कहाँ 220 to 30 और 10, 20, 30 सेंटीमीटर का रेशियो। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। मोस्ट ऑफ कौन से होते हैं? वेस्टर्न घाट में बहुत बारिश होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी बारिश होती है, तब घूम के पहुँचती है इस वाले पार्ट में बारिश। ऐसे हवाएं चलती हैं, यहाँ से विंड आती है और यहाँ से घूम के यहाँ तक बारिश लाती है, लास्ट में पहुँचती है राजस्थान में। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश लगभग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। मॉइस्चर ही ख़त्म हो जाएगा तो बारिश होगी कहाँ से भाई? ठीक है। But some parts are like the Tamil Nadu coast gets the larger portion of its rain during the October and November. It's a very important question. क्यों? ये एक आपका इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क क्वेश्चन होता है। वाई अक्टूबर एंड नवंबर, वाई, या फिर आपसे पूछा जाए विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव द विंटर रेन, या हमसे आपसे पूछा जाए वाई तमिलनाडु रिसीव द विंटर रेन। अब होता क्या है, विंटर में हमने पढ़ा था कि विंड की डायरेक्शन कहाँ होती है? लैंड टू सी, यहाँ से नीचे को आ रही होती है ना, लैंड टू सी होती है। तो बाकी में तो ये ड्राई सीजन रहता है, लैंड के ऊपर से ही विंड क्रॉस करके आ रही हैं, तो मॉइस्चर को कैप्चर कहाँ से करेंगी? मॉइस्चर लेंगी कहाँ से? मॉइस्चर ही नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी? बट एज दे क्रॉस, जब ये विंड यहाँ से आती हैं तो ऐसे यू टर्न लेती हैं, ठीक है, यहाँ से घूम करके पहुँचती हैं ये तमिलनाडु वाले रीजन में, तमिलनाडु, चेन्नई। तो यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती हैं। तो बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर कि हम कहते हैं कि हॉट वाटर कंडीशन है, हॉट का मतलब कोई बॉइलिंग वाटर नहीं है, बट हाँ गर्म पानी आप कंसीडर कर लीजिए नॉर्मल। सो यहाँ से ये मॉइस्चर को कैप्चर करती हैं और ईस्टर्न घाट में जो हिल्स हैं उनके साथ टकरा के बारिश कर देती हैं। और समर में ये हवाएं ऊपर को जाती हैं तो ये एरिया बहुत ज़्यादा रेन रिसीव नहीं करता, क्योंकि हवाएं उड़ के ऊपर पहुँचती हैं ईस्टर्न पार्ट में। तो इसलिए तमिलनाडु में मैक्सिमम रेन कब होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि इस समय ना डायरेक्शन विंड की चेंज हो रही होती है और बहुत ठंड भी नहीं होती है। सो प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। समवेयर यू कैन सी एज अ रेन, समवेयर यू कैन सी एज अ स्लिट, समवेयर एज एन अ हेल, समवेयर एज एन अ स्नो। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। नाउ इंडियन क्लाइमेटिक रीजन को अगर आप देखोगे तो ये मैप आपको बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत क्लीन कैप्चर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बुक में भी आपके दिया हुआ है। अभी यहाँ पर आपको चेक क्या करना होता है? यू नीड टू चेक द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द एडवांसिंग मानसून, डायरेक्शन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको चेक करना होता है, राइट। अकॉर्डिंगली आपको ये फाइंड करना है। सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड दीज रीजन्स। अब जो पूछा गया है, नॉर्थ में पूछा है, साउथ में पूछा है, और साथ में आपको डेट से लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब किस मंथ में किस डेट तक कहाँ तक एग्जैक्टली आपका, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि 22 को ही जाएगा, बट ऑन एन एवरेज हम काउंट कर रहे होते हैं ना उसको। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बुक में साथ में दिए हुए हैं। वाई द हाउसेज इन द राजस्थान हैव अ थिक वॉल्स एंड दैट द फ्लैट रूफ्स। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि भाई राजस्थान में बारिश तो होती नहीं है, जो गांव के घर होते हैं वो मिट्टियों से बने होते हैं, ताकि मिट्टी क्या होती है? ठंडी रहती है, मोटी लेयरिंग मिट्टी की करते हैं, तो इनसाइड उसके क्या रहेगा? टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो मिट्टी के घर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो थोड़े से नॉर्मल रहें, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में वो ठंडे रहें, अंदर ठंड दे, इस कॉन्सेप्ट के साथ। और फ्लैट रूफ इसलिए रखी जाती है कि थोड़ा बहुत जब भी बारिश होती है ना तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये करते हैं, टैप कनेक्ट होता है, पानी कलेक्ट कर लिया जाता है। सेकेंड, वाई इज़ दैट द हाउसेज इन द तराई रीजन और इन अ गोवा और द मैंगलोर इज अ स्लोपिंग रूफ। क्यों होती है स्लोपिंग रूफ? यहाँ पर इस तरह की छत बनी होती है, क्यों? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़रूरी है कि स्लैंटिंग रूफ बनाई जाए। स्लैंटिंग रहेगी तो पानी क्या होगा? स्लिप डाउन होकर नीचे आ जाएगा, नहीं तो भैया घर खराब हो जाएंगे, ठीक है, सीपेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। वाई हाउसेज इन आसाम आर बिल्ट ऑन द स्लिट। स्लिट का मतलब डंडों पे, जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं ना, जमीन से उठ करके कच्चे हाउसेज हैं तो डंडों पे होगा, या फिर कुछ पक्के हाउसेज भी क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठा लिया जाता है रूफ की तरह, मतलब एक प्लेटफॉर्म डाल दिया हमने, छत डाल दी, तब मकान बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो आसाम में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और लगातार पानी तो भरा ही रहता है महीने महीने, तो फिर उस कंडीशन में घर खराब हो जाएगा, इसीलिए हाउसेज इन द आसाम आर ऑन स्लिट।
राइट तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं शॉर्ट में। अच्छा यहाँ पर ना इस चैप्टर को एज एन वन शॉट मैं ले रही हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल नहीं जा रहे और बेसिकली इस चैप्टर में अब इतना ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस ये वाले पॉइंट, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और शायद ये आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, इसीलिए बच्चे मुझे बार बार इस टॉपिक को या इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के लिए मांग रहे हैं, राइट। अब इसके अलावा तो इस चैप्टर में बाकी कुछ ऐसा टिपिकल नहीं बचता है, तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, अब ये जो हमने बात करी सारी कहानी क्लाइमेट एंड वेदर, ये सब किस वजह से होता है, ये सारे पॉइंट्स हमारे दिए हैं यहाँ पर, ये सारे वो फैक्टर्स हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ फीचर, ओशन करंट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। लास्ट इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारा लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है, यू हैव लर्न लैटिट्यूड, ये जो लेटी हुई लाइन है, सिंपल, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐड करवाती हूँ। जो लेटी हुई लाइनें हैं, दीज आर कॉल्ड एज द लैटिट्यूड, राइट। इमेजनरी लाइन पैरेलल टू अर्थ इज नोन एज द लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री से ऊपर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से सदर्न काउंट होती है। अब हमारी अर्थ के ऊपर कोई ऐसी लाइन तो है नहीं, दीज आर जस्ट इमेजनरी लाइन सो दैट वी कुड लोकेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर स्टडी। चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइन बनाई है। और जो हमारा जीपीएस सिस्टम काम करता है ना, कि आपको लोकेशन कंफर्म हो जाती है, या हमारे कार पे जीपीएस सिस्टम लगा है, हम डेस्टिनेशन नाम डालते हैं, वो हमें रूट दिखाते हुए ले जा रहा है, तो वो इसी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की हेल्प से काउंट हो रहा होता है। वो जीपीएस सिस्टम इसी के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे ही लोकेशन को फाइंड आउट कर पाता है। सो लैटिट्यूड क्या है, अब ये लाइन आपको पता है, 0 डिग्री इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ भी काउंट करते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर से साउथ की तरफ भी लाइनें हमारी देखने को आपको मिल रही हैं। तो होता क्या है बेसिकली, लैटिट्यूड इज ड्यू टू द कर्वेचर, कर्वेचर मतलब ये जो पार्ट है ना अर्थ का, सेंटर पार्ट बल्जेज है बाहर की तरफ, भाई छोटी सी, हम तो पिक्चर में देख रहे हैं, बट सोचो एक्चुअल में अर्थ कितनी बड़ी है, और उसमें भी जब उसका सेंटर पार्ट बल्जेज है तो कितना बाहर होगा। जब ये इतना बाहर है तो नॉर्दर्न और सॉर्दर्न टिप तो दिखेंगे ही नहीं उस बल्जेस पार्ट में बाहर को, है ना, यही होगा। सो ड्यू टू द कर्वेचर, कर्वेचर ये सेंटर पार्ट बाहर को निकला हुआ है जो, ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वराइज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। अभी पीछे पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि मानिए ये सन है, तो भाई सनलाइट सेंटर पार्ट में तो मैक्सिमम पहुंच जाती है, बट जो नॉर्दर्न पोल एंड सॉर्दर्न पोल्स हैं, यहाँ पर स्लैंटिंग सनलाइट जा रही है, मतलब सनरे स्लैंटिंग हो गई हैं, और स्लैंटिंग हो गई हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ गई है, आपको दिखाई दे रहा है ना, सनरेज दूर तक जा रही है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइट और हीट कम हो जाएगी ना। अ वेरी सिंपल एग्जांपल भाई, कि अगर आप आजकल हीटर के सामने बैठोगे तो आपको अच्छी सिखाई मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, या फिर आप हीटर से 5 मीटर पीछे बैठ जाओगे तो मिलेगी। तो ऑब्वियसली जब पास में होगे तो ज़्यादा हीट आपको रियलाइज एक्सपीरियंस आप कर पाओगे, है ना, फील कर पाओगे। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बल्जस पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट एंड लाइट मिलती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो एज वेल एज द लैटिट्यूडनल वैल्यू इंक्रीज, और जैसे जैसे हम लैटिट्यूडनल वैल्यू को बढ़ाते हुए चलते हैं, बढ़ाते हुए मतलब हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको, तो जैसे जैसे लैटिट्यूडनल वैल्यू ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अपोजिट रिलेशन, लैटिट्यूडनल वैल्यू इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, लैटिट्यूडनल वैल्यू बढ़ी, टेम्परेचर डिक्रीज। So as a result, air temperature generally decreases from the equator towards the pole, and India's climate has a characterized to the tropical as well as the subtropical climate. ये भी मैं आपको पीछे, इसीलिए मैंने वो आपको चार्ट समझाया था, जो जोन हमारे 3 जोन बेल्ट्स हैं वो वाला इसीलिए समझाया था। ये कॉन्सेप्ट आपका कई जगह काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो इंडिया लाइज करता है वो समहाउ कुछ यहाँ पे लाइज कर रहा होता है, ठीक है, इस लोकेशन पे, तो ये आधा पार्ट कंट्री का ट्रॉपिकल में आ जाता है और आधा टेम्परेट में आ जाता है। सेकेंड इज ऑल्टीट्यूड। सो ऑल्टीट्यूड इज हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जब हम किसी भी स्टेट को काउंट कर रहे हैं कि भाई लैंड मास कितना ऊंचा है, किस हाइट पे है, तो सी लेवल से किसी भी एरिया की हाइट को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड इज कंपैरेटिवली विद द लोअर प्रेशर, तो सी लेवल से यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज इट इज बेसिकली वर्किंग एज ऑन द एयर प्रेशर। अब हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, जो एयर डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली प्रेशर
ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। सो एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस टू द अर्थ टू द हायर ऑल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम द लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। अभी जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर क्या होता है, लेस डेंस हो जाता है, सो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस कैसे हो जाएगा भाई, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम समझ कहते हैं इसके लिए। देखो हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पर इतना सारा पॉल्यूशन है, इतनी कंजस्टेड पॉपुलेशन रह रही है, तो ऑब्वियसली और इतने दुनिया भर की चीज़ें हैं, पॉल्यूशन यहाँ पर हो रही है, इंडस्ट्री का धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है, बहुत सारे तरह के पॉल्यूशन आप काउंट कर लीजिए, तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको कैसा बनाएंगे, और भी ज़्यादा गंदा, धुंधला, घना सा, डेंस हो गया ना, बिल्कुल पॉल्यूशन के साथ डेंस हो गया है। बट एज वी आर गोइंग टू द माउंटेन, वहाँ पर तो क्लीन है, क्लियर है, तो वो लेस डेंस हो जाता है। जब लेस डेंस हो जाता है तो वहाँ पर कंपैरेटिवली टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, आराम से ठंड बढ़ जाती है, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन वी कैन सी ऑल्टीट्यूड, जब सिंपल फैक्टर याद रखना है, जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर माइनस हो जाएगा, ठीक है। लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में सेम ही कॉन्सेप्ट काम करता है, जैसे पीछे भी आपने सेम चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे लैटिट्यूडनल वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर माइनस होगा, सेम यहाँ पर भी होता है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, मतलब हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द हिल्स आर देयर फोर कूलर ड्यूरिंग द समर, इसीलिए जो हमारे माउंटेन्स, हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर समर में भी कंपैरेटिवली प्लीजेंट वेदर होता है, राइट। रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज कंपैरेटिवली लेस डेंस, क्लीन है, साफ है, इसलिए यहाँ पर हमें कम लगेगा। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। As the distance from the sea increases, its moderating influence decrease and the people experience extreme weather condition. And this, अभी मैंने पीछे आपको कॉन्टिनेंटलिटी बताया था, इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉन्टिनेंटलिटी भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्टिनेंटलिटी, आपको बुक में ये लाइन दिया है एंड कॉन्टिनेंटलिटी वर्ड दिया हुआ है सेकेंड पेज पे, आप उसको मार्क कर लेंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी. What is that? The very hot during summer and very cold during winter. What is continentality? Continentality means some reason of the interior part of the country experiences the very adverse weather condition. Adverse weather condition, भाई गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती है, जाड़ों में बहुत ठंड हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। अब ये होता क्यों है, देखो जो एरिया समंदर के पास हैं, नियर द सी, नियर द वाटर बॉडीज, वहाँ पर मॉडरेटिंग इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि ये वाटर बॉडी कोई दो चारा बकेट ऑफ वाटर या फिर टब में भरा पानी तो है नहीं, इतने बड़े बड़े ओशियंस हैं, ठीक है, कितने मिलियन टन्स लीटर्स में हम उसमें वाटर काउंट कर रहे हैं, तो अब इस पानी को गर्म होने में भी टाइम लगेगा, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो मॉडरेट इम्पैक्ट पानी का है, तो सेम इम्पैक्ट नियर बाई रीजन में भी आता है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, रीजन विच आर लोकेटिंग नियर द वाटर बॉडीज ऑलवेज हैविंग मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि जो हवा यहाँ पर पहुँचेगी वो समंदर के ऊपर से क्रॉस होकर के आ रही है, तो वो बहुत ठंडी नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मॉडरेट इम्पैक्ट होता है। हाँ, अगर ठंडा ओशन है तो थोड़ा ठंड वाला एरिया रहेगा, हॉट है जैसे हमारा इंडियन ओशन है तो ये थोड़ा सा हॉट वाटर कंडीशन के फॉर्म में, इसलिए इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो मॉडरेट इम्पैक्ट में रहता है। So distance from the sea is a very, very important factor of the affecting factor of the climate. Distance from the sea anyhow that affecting the temperature of any region. The land heat up quickly but also loses heat quickly also. अब लैंड आप देखते हो ना, सपोज आप फर्श है, सीमेंट है बाहर आपका, जैसी धूप आती है तो 1 घंटे के अंदर बढ़िया से गर्म हो जाता है, और सुबह आप देखते हैं कितना ठंडा होता है, शाम को भी एकदम से ठंडा हो जाता है। इन कंट्रास्ट द सी हीट अप एंड कूल डाउन कंपैरेटिवली मच मोर स्लोली। दिस हैज़ 2 मेन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। अब यही चीज़ हमारे क्लाइमेट में इफेक्ट लाती है, क्योंकि पानी, अभी बताया कि भाई इतना बड़ा ओशियन है, और पानी का फीचर आपने अपने साइंस में भी पढ़ा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटर, कि धीरे धीरे करके गर्म होता है, लेयर बाय लेयर, जबकि जो स्टोन है, लैंड है, वो जल्दी से गर्म भी हो जाएगी और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो अब हमारा जो इंटीरियर पार्ट है, इसलिए यहाँ पर जल्दी गर्मी जब होती है तब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब ठंड होती है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लैंड एरिया है ना और ड्राई विंड चल रही होती है। लेकिन जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन समुद्री किनारे,
तो यहाँ पर समुद्र पानी जो है ओशन वाटर का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ओशन वाटर धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। सेम इम्पैक्ट वहाँ पर चलने वाली हवाओं में आता है। और जैसी हवा होती है, जैसे हवा जिस दिन ठंडी चल रही होती है तो उस दिन हमें ज़्यादा ठंड लगती है ना, और जिस दिन, जैसे आज ही का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो आज वेदर एकदम क्लीन था, सनी डे था, हवा नहीं चल रही थी, तो आपको 10-11 बजे बाद धूप में गर्मी लगने लगी थी। एट द सेम टाइम अगर धूप के साथ में हवा चलने लगती है तो धूप का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, हमें धूप अच्छी लग रही होती है, इनफैक्ट लगती ही नहीं है तेज़ हवा में, तो है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी अफेक्टिंग द टेम्परेचर, टू मेन इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट। प्लेस फ्रॉम द सी हैव अ ग्रेट रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्लेस नियर द सी हैव अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अल्टीमेटली आपको बस एक लाइन याद रख लेनी है कि भाई कोस्टल रीजन में हमेशा मॉडरेट इम्पैक्ट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, राइट। नाउ रिलीफ फीचर। अब सबसे पहले तो बच्चा रिलीफ फीचर का मतलब क्या होता है। रिलीफ फीचर मतलब डिफरेंट आपने फीचर पढ़े थे इंडिया के, दैट समवेयर द माउंटेन, समवेयर द प्लेट्यू, समवेयर द कोस्टल रीजन, समवेयर द व्हाट वी कॉल डेजर्ट। तो डिफरेंट फिजियोग्राफी आपने 6 डिफरेंट फिजियोग्राफी पढ़ी थी, तो ये डिफरेंट लैंडफॉर्म जो है इसी को हम बोलते हैं रिलीफ फीचर। सो दिस रिलीफ फीचर इज ऑल्सो ऑफकोर्स अफेक्टिंग। सो for an example, high mountain act as a barrier for cold or hot wind, and they may also cause the precipitation if they are high enough and lie in the space or the path of rain bearing wind. The leeward side of the mountain remain relatively dry. अब होता क्या है, कैसे इफेक्ट करता है, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन में क्या होता है, क्योंकि एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्टीट्यूड काफ़ी हायर है उसका, तो ये माउंटेन एक तरीके से क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे एशिया से आने वाली कोल्ड विंड को ये इंडिया में एंटर होने से रोकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। अब सपोज सिंपली आपको पता है, अगर हिमालय ना होता ना, हमारे नॉर्थ में हिमालय की पूरी रेंज है शिवालिक, आपने 3 रेंज पढ़ी थी ज्योग्राफी में, अपनी 3 डिफरेंट रेंजेस स्टडी की थी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज। अब सपोज हम इसको कट कर देते हैं, इमेजिन करो कट कर दिया और प्लेन लैंड बन गया। अगर ऐसा होता ना तो लिटरली पंजाब और दिल्ली में भी बर्फ़ पड़ रही होती, इतनी ठंड होती, क्योंकि जो ये एशियन विंड है वो डायरेक्टली, जो स्नो ठंडी बर्फीली हवाएं हैं, स्नोई विंड है, वो डायरेक्टली इंडिया में एंटर करती लो टेम्परेचर के साथ, तो बर्फ़ ही तो लेके आती वो यहाँ, बट इसको हिमालय रोक देता है। तो इस वजह से हिमालय होने की वजह से वहाँ पर वाला इम्पैक्ट आ गया। सिमिलरली अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर गर्मियों में, क्योंकि सैंडी सॉइल है, डेजर्ट है, रेत ही रेत है, तो एकदम से हीटअप हो जाती है और इसीलिए दिन में बहुत गर्मी होती है, और रात को एकदम से ठंडी भी हो जाती है, तो इसलिए रात में वहाँ पर ठंडी होती है। द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन। अब माउंटेन का दूसरा फैक्टर क्या होता है, यानी लीवार्ड साइड मतलब जो फ्रंट वाली साइड है। अब जो भी हवाएं आती हैं समंदर के ऊपर से, तो ये यहाँ पर ये हवाएं इस लीवार्ड साइड में, यानी जो माउंटेन की फ्रंट साइड है, यहाँ पर टकरा के हैवी रेन करती है और इसके बाद ये आगे की तरफ को चली जाती हैं। बट ये जो बैकवर्ड साइड है इसका, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत ही होती है, ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। दिस इज नोन एज द बैकवर्ड और द लीवार्ड साइड। ठीक है, ये विंडवार्ड साइड है, फ्रंट साइड को हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड, और ये बैक साइड होती है लीवार्ड साइड, जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, राइट। तो इसी तरह से अलग अलग रिलीफ फीचर का अलग अलग इम्पैक्ट आता है। इसी तरह से कोस्टल रीजन है, समुद्री किनारे हैं, तो वहाँ पर मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होता है। क्यों होता है वो हमने पीछे पढ़ा, अब ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल, और हर किसी का रोल प्ले होता है टू डिफाइन द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। ठीक है, अब ये रिलीफ फीचर यहाँ पर पिक्चर में थोड़ा सा कंजस्ट करके आपको फिर से समझा दिया, आप इसको और अच्छे से स्टडी करके देखिएगा। नाउ इज अबाउट द ओशन करंट। ओशन करंट भी बड़ा रोल प्ले करती है। ओशन करंट कैसे रोल प्ले कर रही है? ओशन करंट होता क्या है बेसिकली? ओशन करंट मतलब देखो, जब आप सिंपली किसी पानी में भी, रुके हुए पानी पे सपोज आपने बड़ा सा एक टब लिया, उस पर अगर आप पत्थर मारोगे तो पानी कैसे होता है? सर्कुलर फॉर्म में अंदर से बाहर की तरफ को एक वेव सी धीरे धीरे चल रही होती है। अब ये ओशन करंट कैसे इफेक्ट डालती हैं? देखो, ओशन करंट, ओशन पे हम बात करते हैं। अगर ओशन वाटर हॉट होगा तो ओशन करंट भी हॉट होंगी। ओशन करंट ठंडे वाटर वाला रहेगा तो ओशन करंट भी ठंडी रहेंगी। ठीक है, ओशन करंट, 2 टाइप ऑफ ओशन करंट्स आर देयर, हॉट ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट। जैसे कोल्ड ओशन करंट में आपने पहले पढ़ा था लेब्राडोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ओशन करंट। तो अब
जिन, या सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन है। इंडिया के नीचे हमारा है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का वाटर हमने बात किया कैसा है, वार्म है। तो कैसी ओशियन करंट होंगी, वार्म ओशियन करंट होंगी। तो वार्म ओशियन करंट होंगी तो वो ओशियन करंट इस तरफ को जो ब्लो कर रही हैं तो कैसी हवाएं भेजेंगी, हल्की गर्म, है ना। तो सेम जो हमारा कोस्टल रीजन है साउथ का, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है, मॉडरेट, ठंड नहीं होती यहाँ पर, बस पंखे बंद हो जाएंगे, थोड़ा बहुत एक लेयरिंग आ जाएगी, दैट्स इट। हमारे वहाँ की जैसी ठंड नहीं होगी, ठीक है, मॉडरेट इम्पैक्ट रहता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो ओशियन करंट है ये कैसी हैं, कोल्ड ओशियन करंट। तो ये कैसा इम्पैक्ट लाएंगी इन एरियाज में, कोल्ड, ठंड बढ़ाएंगी, ठीक है। सो इन दिस वे ओशन करंट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। कोल्ड ओशन करंट कोल्ड को बढ़ाएगी, ठंड को बढ़ाएगी, लो टेम्परेचर कर देगी, और हॉट ओशन करंट कंपैरेटिवली टेम्परेचर को इन्हांस करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। अब ये कहीं पर है नहीं, बट इन पॉइंट्स के साथ आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। हॉट राइज, आपने साइंस में फैक्टर भी पढ़े हैं, हॉट एयर राइजेज अप ऑलवेज, हमेशा गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए घर में वेंटिलेटर्स ऊपर बनाए जाते थे। अभी तो एसी रूम होते हैं तो इसलिए वेंटिलेटर हट, लेकिन आप स्कूल में भी देखो ना, आपके ऊपर वेंटिलेटर बने हैं कि गर्म हवा ऊपर उठ के बाहर जाए और विंडोज से फ्रेश एयर, क्योंकि वो ठंडी होती है नीचे से, घर दरवाजे खिड़कियों से एंटर होगी। कोल्ड एयर सिकुड़ती है तो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। इक्वेटर, हॉट, हाई एंड टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रिसीव मोर रेनफॉल, ठीक है। जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर कंपैरेटिवली वो अट्रैक्ट करेगा हाई प्रेशर की तरफ से विंड को। समर हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है। विंटर में लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। And very important is that wind always move from high pressure area towards the low pressure area. जैसे पानी होता है ना, हमेशा स्लोप से नीचे की तरफ, सपोज ये माउंटेन है तो पानी उल्टा थोड़ा ना बहेगा, पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करता है ना। तो इसी तरह से एयर प्रेशर विंड भी हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। अभी मैं ये चैप्टर आपको शॉर्ट में एज एन वन शॉट ऐड कर रही हूँ, तो मैंने बेसिक पॉइंट ही ऐड किए हुए हैं। एयर प्रेशर अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको मैं सेपरेट वीडियो आपको शेयर करके समझा दूंगी फॉर द बेटर अंडरस्टैंड। सीजन चेंज कैसे होता है ये आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो, बट यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये चार्ट आपको ऐड यहाँ पर करवा दिया है ताकि आप इसको समझ लो। एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आना नहीं है वैसे। नाउ इज अबाउट द, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। इसके बाद आपके चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हट चुकी हैं जो कॉम्प्लेक्स थी। अब इसके आगे आपको दिए हुए हैं इज अबाउट द मॉनसून को जब हम डिस्कस करते हैं, रिवर्सल ऑफ द विंड्स डायरेक्शन। अब इसमें आपके जो बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे, अराइविंग मॉनसून, ये बेसिक पॉइंट 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको स्टडी कर लीजिए। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। और क्योंकि मैं वीडियो आपको एग्जाम के पहले आपकी रिक्वेस्ट पे शॉर्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हम डिटेलिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एडवांसिंग मॉनसून, जब मॉनसून अराइव कर रहा होता है, जून लास्ट के आसपास में, जुलाई स्टार्ट में मॉनसून अराइव करता है कंट्री में, तो वो एडवांसिंग मॉनसून है। उसके बाद सेकेंड आता है ये रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीट मतलब रिटर्न, मॉनसून जब रिटर्न हो रहा है, विंड की डायरेक्शन जब बदल जाती है। एडवांसिंग मॉनसून में सी टू लैंड आ रहा था, अभी विंड की डायरेक्शन लैंड टू सी, वापस जाने लग गया, रिटर्न होने लग गया है, तो रिटर्निंग मॉनसून। तो ये पॉइंट्स यानी ये फिनोमिनाज, ये फीचर हमें देखने मिलते हैं या आप इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉनसून सीजन जब पूछा जाएगा तो यही पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करके पॉइंटिंग करनी है। नेक्स्ट इज हॉट समर सीजन। अब आपको पता ही है, एक्सपीरियंस किया ही है भाई, सबने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हर बार गर्मी का सीज़न झेला है। तो आपने देखा है भाई, डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्ट्स, हॉट हाई टेम्परेचर, लू इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो बहुत सारे पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक आपको दे रही है, उसमें से मेजर पॉइंट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट ऐड कर लिए एज अ हॉट समर सीजन। सिमिलरली विंटर आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं भाई, आजकल तो विंटर है ना, तो कैसा कंडीशन है, days are short, nights are longer, temperature is comparatively a little increase or enhanced during the daytime, but nights are comparatively cold. January, December are the coldest month of the cold summer season, cold season and so on. ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपके पॉइंट्स आपकी बुक में दी है। कुछ पॉइंट्स हमने मेजर पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, विच कैन बी यूज एज अ क्वेश्चन। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर सीजन, डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन, तो इस तरह से आपको पॉइंटिंग करनी होगी, ठीक है।
एंड द लास्ट इज मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो इस चैप्टर में जो आपके मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन रेज होते हैं, तो मैंने आपको वही पॉइंट इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर देना। एंड भाई मैम ने आपके लिए जल्दी से मेहनत कर दी है, तो नीचे कॉमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट in this channel. Okay, so stay motivated and prepare for your exam.